हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजय और मैं अपने यूट्यूब चैनल टैली एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जीएसटी क्या है, जीएसटी में क्या क्या होता है, जीएसटी में किस तरीके से काम होता है, काम करने के लिए जीएसटी में हम लोग को क्या क्या जानना चाहिए हम लोग को, वो सारा चीज़ हम लोग आज कवर करेंगे। तो जिसमें हम लोग का आज का जो टॉपिक होगा वो है जीएसटी क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी भारत में लागू कब हुआ, जीएसटी को रजिस्ट्रेशन करना जीएसटी किसको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के कितने स्कीम हैं, जीएसटी के कितने प्रकार हैं, कब कौन कौन सा जीएसटी कहाँ लगता है, जीएसटी में एचएसएन और एसएससी क्या होता है, जीएसटी रिटर्न में कौन कौन सा फाइल रिटर्न करना होता है और जीएसटी का टैक्स स्लैब क्या और कितना होता है। तो मोटा मोटे हम समझते हैं जहाँ तक कि अगर इतना चीज़ आपको पता चल जाए तो एक जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि जीएसटी क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक टैक्स है, लेकिन सिर्फ टैक्स से कह देने से जीएसटी का संपूर्ण परिभाषा नहीं निकल कर के आता है। टैक्स को पहले समझने के लिए ऐसे समझ, टैक्स बेसिकली होता क्या है, किसी भी गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, टैक्स ही तो है जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू पार्ट होता है, यानी वही तो गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है। सरकार को जो भी आमदनी होता है वो टैक्स के द्वारा ही होता है और सरकार उस टैक्स से क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, कंट्री का डेवलपमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है उससे स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का डेवलपमेंट करती है और जो सेंट्रल के पास जाता है वो सेंट्रल अपना या देश का या राज्य का दोनों मिला करके इस देश का डेवलपमेंट करती है। तो टैक्स से बेसिकली क्या हो रहा है, एक कंट्री डेवलपमेंट हो रहा है, एक स्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए टैक्स का मिलना या सही जगह पर जाना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर हम टैक्स को बात करें तो हमारे भारत में दो तरह के टैक्स लगते हैं, दो तरीके से टैक्स लगते हैं। एक तो है डायरेक्ट टैक्स यानी डायरेक्ट तरीका, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स यानी इनडायरेक्ट तरीके से। दोनों ही तरीके से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम लोग सरकार को सीधे तौर पे देते हैं या सरकार हमसे सीधे तौर पे लेती है, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार हमारे द्वारा खरीदे गए गुड्स या सर्विस पर लगाती है। वो भी टैक्स हम ही से लेती है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से लेती है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अगर हम एक एक एग्जांपल लेकर के चले तो ऐसे समझ लीजिए कि जो टैक्स सरकार हमसे सीधे तौर पर लेती है, जैसा हमने अभी बताया, वो टैक्स कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। यानी अगर हम अपने इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स सरकार हमसे सीधे तौर पर लेती है, यानी ये कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर हम लोग जीएसटी की बात करें तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे? जैसे कि आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे कि आपने टीवी लिया, आपने फर्नीचर लिया, आपने कंप्यूटर लिया, आपने लैपटॉप लिया, या आप खाने पीने का सामान में गुड्स जो भी आप खरीदते हैं, आपको लगता है कि आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन आप जो भी सामान खरीदते हैं वो आप टैक्स दे करके खरीदते हैं। कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं, कोई भी सर्विस ले रहे हैं, बदले में जो आपको बिल मिल रहा है, वो हर बिल में आप देखेंगे जो बिल मिलता है उसमें तो टैक्स मेंशन रहता ही है, लेकिन जो बिल नहीं भी मिलता है वो भी आप समझिए कि टैक्स दे करके ही भरते हैं। अपने गली मोहल्ला, अपने एरिया या फिर कोई मॉल से आप जो भी सामान खरीदते हैं वो आप टैक्स दे करके खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टैक्स आप सीधे तौर पे सरकार को आप नहीं दे रहे हैं। जो दुकानदार आपको बेच रहा है वो आपका टैक्स आपसे लेकर के सरकार को देता है, यानी ये देने का प्रक्रिया इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट तरीके से सरकार आपके टैक्स को उस दुकानदार के माध्यम से ले रही है जो दुकानदार ने आपको सामान बेचा है। और जीएसटी में हम लोग का यही होता है, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं, लेते हैं, तो उसमें दुकानदार बोल लीजिए या कंपनी बोल लीजिए जो हमें बिल देती है वो हमसे टैक्स के साथ पैसा वसूलती है, और वो टैक्स गवर्नमेंट को वो जमा करती है मेरे बिहाफ में, और गवर्नमेंट उस टैक्स से क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। जो सरकार योजनाएं लाती है, जो सरकार रोड डेवलपमेंट करती है, सड़क बनाती है,
स्कूल में डेवलप करती है, या जो भी है सरकार का योजना। कहने का मतलब ये है कि टैक्स से ही तो सरकार डेवलपमेंट करती है ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो ये था टैक्स का उदाहरण कि टैक्स क्या है। लेकिन जीएसटी लेकिन जीएसटी कब लगता है? तो जीएसटी तो पहला हम लोग समझे कि जीएसटी एक टैक्स है और यह गुड्स या सर्विस के खरीदने या बेचने पर लगता है। यानी हम कोई भी गुड्स हम लोग या सर्विस खरीदेंगे तभी हमको जीएसटी लगेगा, या हम लोग बेचेंगे तभी हमको जीएसटी लगेगा। इसको ऐसे समझे कि अगर हम जब तक कोई गुड्स या सर्विस खरीदेंगे ही नहीं या बेचेंगे ही नहीं तो जीएसटी हमको थोड़ी लगेगा। अगर हम कोई सामान मेरे पास है, खरीद के हम लाए थे, तो खरीद के लाए थे उस समय तो जीएसटी लगा, हम दे दिए। अब हम उसको रखे हुए, हम बेचे ही नहीं हैं। जब हम बेचे ही नहीं हैं तो क्या हम उसको जीएसटी देंगे? जी नहीं। जब तक हम उस सामान को हम बेचेंगे नहीं तब तक हमको जीएसटी नहीं देना है। घर में रखने से या फिर ऑफिस में रखने पे या गोडाउन में रखने से उसका जीएसटी नहीं लगता है। जब हम लेन देन करते हैं यानी सेल या परचेज ट्रांजैक्शन करते हैं तभी हमको जीएसटी लगता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स पे और सर्विस पे। तो गुड्स का कुछ एग्जांपल से समझे कि गुड्स का मतलब क्या। तो टीवी, कंप्यूटर, बुक, लैपटॉप, व्हीकल, मोबाइल, हाउस होल्ड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फूड आइटम, ये सब किसका एग्जांपल है? गुड्स का, सामान का। ये सारा सभी सामान है। और अगर हम सर्विस में बात करें तो सर्विस में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, व्हीकल सर्विस, कुरियर सर्विस, टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, रिपेयरिंग सर्विस, ये किसका उदाहरण है? सर्विसेज का। ट्रांसपोर्ट सर्विस में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई एक जगह से माल दूसरे जगह पर जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। जब हम लोग माल का, गुड्स का यानी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो बदले में ट्रांसपोर्टर कंपनी हमको जो बिल देती है वो किस चीज़ का बिल देती है? सामान खरीदने या बेचने का थोड़ी देती है, वो तो सर्विस का देती है कि हमने यहाँ से सामान उठा करके आपके बताए हुए जगह पर हमने सामान को वहाँ पर पहुँचा दिया है, तो ये लीजिए बिल। तो वो जो बिल देता है वो कैसा बिल कहलाता है? एक सर्विस बिल। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी दे रही है इसलिए वो ट्रांसपोर्ट सर्विस कहलाता है। व्हीकल सर्विस आप लोग अपने एरिया में देखते हो, ओला हो गया, उबर हो गया और पता नहीं और क्या क्या हो गया। जो भी व्हीकल सर्विस है इसमें भी आप क्या करते हैं? गाड़ी हायर करते हैं। रेपिडो भी हो गया, हाँ सॉरी, रेपिडो भी हो गया। गाड़ी को आप हायर करते हैं और बदले में क्या करते हैं? ऑटो भी हायर करते हैं। आप बोलते हैं हमको यहाँ से वहाँ जाना है और बदले में आपसे वो क्या लेता है? पैसा ले रहा है। वो क्या दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है। वहाँ भी आप देखेंगे तो कोई सामान खरीद या बिक्री नहीं होता है, यानी वो व्हीकल सर्विस में कहला गया। कुरियर सर्विस में क्या हो गया? आप राखी भेजते हैं, आप कोई सामान भेजते हैं, आप कई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कुरियर के माध्यम से जब भेजते हैं तो वो सर्विस कैसा कहलाता है? सर्विसेज, वो भी सर्विसेज में ही कहलाता है कुरियर सर्विस में। टेक्निकल सर्विस में आपका कंप्यूटर वगैरह ख़राब हो गया और आप उसको एक इंजीनियर से बनवाते हैं, बदले में वो इंजीनियर जो आपको बिल देता है वो किस तरह का बिल देता है? सर्विस का बिल देता है, उसको हम लोग बोलेंगे टेक्निकल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस, जब आप अपना कंपनी का बैलेंस शीट आप जब ऑडिट करवाते हैं तो क्या कहलाता है? वो प्रोफेशनल सर्विस। कंसल्टेंसी सर्विस का एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि डॉक्टर आपको फीस लेता है, वो कंसल्टिंग चार्जेस हो गया। और भी कई चीज़ कंसल्टिंग चार्जेस और भी कंपनी कई चीज़ों में लेती है, कंसल्ट करने का जो चार्ज लेता है वो सर्विस चार्ज कहलाता है। रिपेयरिंग तो हमने अभी जस्ट बात किया। तो इस तरीके से जीएसटी हम लोग को तभी लगता है जब पहला कंडीशन क्या कि पहला कंडीशन ये है कि जीएसटी गुड्स या सर्विस पे लगता है, तीसरा किसी चीज़ पे नहीं। और दूसरा कंडीशन क्या, कब लगता है? जब हम गुड्स या सर्विस का सेल या परचेज, खरीद या बिक्री करते हैं तभी हमको जीएसटी लगता है, उसके पहले हमको जीएसटी नहीं लगता। आगे, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है, और सबसे पहला कंट्री जो जीएसटी में जो इनरोल्ड हुआ था, ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई 2017 के पहले जीएसटी दुनिया में कहीं था ही नहीं, बहुत पहले से और भी कंट्री, लगभग 140 से ऊपर कंट्री जीएसटी में पहले से इनरोल्ड है। इंडिया का बोलिए कि 2017 में खुद को इनरोल्ड किया है, जिसमें अगर हम बात करें कि पहला कंट्री का एग्जांपल ले तो फ्रांस पहला कंपनी है जो खुद को जीएसटी में इनरोल्ड किया 1954 में। और
ऐसा नहीं है कि ये दूसरा चाइना है और तीसरा रसिया है। ये मैंने एक रेंडमली उठाया है कि चाइना ने खुद को 1954 में 94 में खुद को रजिस्टर किया, 1994 में, और रसिया ने 1991 में। यानी ये सारा कंट्री बहुत पहले से जीएसटी में है, पहले से जीएसटी में इनरोल्ड है। और हमारे इंडिया ने खुद को कब इनरोल्ड किया? 1 जुलाई 2017। यानी 1 जुलाई 2017 के पहले जीएसटी नहीं था। टैक्स का स्ट्रक्चर ज़रूर था लेकिन जीएसटी नहीं था। वो टैक्स का स्ट्रक्चर क्या था, कैसे था, काम करता था जीएसटी के पहले, उसको हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी शॉर्ट में ऐसा चर्चा करते हैं कि जीएसटी के पहले जो गवर्नमेंट का जो टैक्स का सिस्टम हुआ करता था वो बहुत लेंदी हुआ करता था। एक एग्ज़ाम्पल में ऐसे समझे कि हर राज्य को हर सामान पे क्या टैक्स रेट लगाना है इसका अधिकार प्राप्त था। अगर झारखंड में बात करें तो सैमसंग का सपोज टीवी अगर हम 20,000 रुपये में झारखंड में ख़रीद रहे हैं तो वही टीवी दिल्ली में 10,000 रुपये में बिकता था, और यूपी में बात करें तो वही टीवी 15,000 में बिकता था। तो भाई टीवी एक ही है, और लेकिन स्टेट टू स्टेट रेट में डिफ़र काहे कर रहा है, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग रेट मिल रहा है। उसके पीछे कारण यही था कि किस सामान पे कितना टैक्स लगना है वो जीएसटी के पहले स्टेट गवर्नमेंट तय करती थी। वो लगा देती थी टीवी पे, सपोज़ कि झारखंड गवर्नमेंट ने उस टीवी पे 18% टैक्स रेट लगा दिया, बम्बई में भी 18 है, दिल्ली में हो सकता है उस पर 5% टैक्स रेट हो, तो एमपी में उसका 28% टैक्स रेट हो। तो जहाँ जिस स्टेट का टैक्स रेट ज़्यादा होता था उस स्टेट में क्या होता था, वो सामान महंगा बिकता था। और इस तरीके से जो व्यापारी करते क्या थे, जो टैक्स की जो चोरी करते थे, या यूँ समझिए कि बिल ही नहीं देते थे सामान का, वो कैसे काम करते थे कि जहाँ जो सामान महंगा बिक रहा है, अगर हम लोग ऐसे देखें कि दिल्ली में अगर उस सामान का कीमत 10,000 रुपये है तो वहाँ से ख़रीद के लाएँ, और हम खुद है झारखंड में, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वही सामान का ना 25,000 रुपया ना एमपी में मिल जा रहा है, यानी मध्य प्रदेश में मिल जा रहा है। तो हम सामान उसको दिल्ली से उठा करके एमपी में बेच देते थे, और वही चीज़ 10,000 रुपये में ख़रीद के ला रहे हैं, और झारखंड में हम देख रहे हैं कि वो चीज़ 20,000 रुपये में बिक रहा है, तो हम झारखंड में उसको 20,000 में बेच देते थे। इस तरीके से कंज्यूमर को भी दिक्कत होता था। क्या होता था भाई कि उसको एक ही सामान का अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट देना होता था, और जो कंज्यूमर बिल नहीं लेता था, बिल नहीं मांगता था, उसका टैक्स का पूरा का पैसा व्यापारी टैक्स का चोरी कर लेता था। इससे सरकार का टैक्स का पैसा सरकार तक पहुंचता ही नहीं था। अब जब सरकार का पैसा सरकार को पहुंचेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो सरकार अपने राज्य का या देश का डेवलपमेंट हो कैसे? तो इस तरीके का चीज़ जीएसटी के पहले हुआ करता था। तो जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आया कि 1 नेशन 1 टैक्स का पॉलिसी लेकर के आया है। इसका मतलब है राज्य कोई भी हो, भारत में किसी भी राज्य में एक सामान का एक ही टैक्स रेट होगा, अलग अलग टैक्स रेट नहीं होगा। यानी अगर हम लोग जो टीवी को 10,000 रुपये में झारखंड में ख़रीद रहे हैं, वही टीवी हमारा गुजरात में भी 10,000 में मिलेगा, वही टीवी हमको मुंबई में भी 10,000 रुपये मिलेगा, वही टीवी यूपी में भी 10,000 रुपये मिलेगा। यानी एक रेट ही होगा टीवी का, अलग अलग रेट नहीं होगा। लेकिन पहले जीएसटी के पहले क्या हो रहा था, क्योंकि टैक्स रेट हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से लगाता था, तो टैक्स में रेट में अंतर आ जाता था, उस सामान में रेट में अंतर आ जाता था। जीएसटी आने के बाद ये अंतर हट गया। इसी तरीके से और भी कई ऐसा सिस्टम था जिसमें टैक्स पे टैक्स लगता था, और इस तरीके से सामान का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ये सब कई तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता था, वो हम लोग कभी और चर्चा कर लेंगे कि किस किस तरह का टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और किस किस तरीके का टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी एक ही सामान पे, और उस तरीके से उस सामान का कीमत किस तरीके से बढ़ जाता था। ये हम लोग कभी और चर्चा कर लेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम उस पर चले जाएंगे तो। क्योंकि जीएसटी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और जितने विद्वान लोग के साथ बैठ के बात करेंगे तो उसमें अपना अपना तर्क देते चले जाएंगे कि उसमें ये है, उसमें ये है, 50 तरह का कंडीशंस बताते चले जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या है, एक टैक्स कंसल्टेंट नहीं बनना है जो हम लोग का जीएसटी को हर टर्म कंडीशन पता होना चाहिए, या ये जानना ज़रूरी है कि जीएसटी के पहले क्या था या नहीं था। हमने एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट जस्ट आपसे एक शेयर किया कि जीएसटी आने के पहले किस तरीके का काम होता था, और टैक्स की चोरियाँ बहुत हुआ करती थी, जिसके वजह से सरकार ने 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने जीएसटी भारत में लागू किया। इससे हुआ क्या कि
एक सामान का एक रेट ही होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में ले। हालांकि कुछ कुछ एक्सेप्शनल ऐसा गुड्स आज भी है जिसमें अपवाद में अगर हम बात करें तो पेट्रोल है, अल्कोहल है, और इसी तरीके का कुछ कुछ और प्रोडक्ट है जो अभी तक जीएसटी में सरकार ने नहीं लाया है। यानी ऐसा नहीं है कि सब का सब सामान जीएसटी में आ गया है या सब का सब गुड्स या सर्विस जीएसटी में आ गया है। ठीक है, कुछ कुछ छोड़ करके जो अभी विवाद में है, जो चल रहा है, उस पर सरकार काम कर रही है। आगे आगे वो जीएसटी में बहुत जल्द लाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मान के चलिए कि 100 में 99% जो है प्रोडक्ट या सर्विस, गुड्स या सर्विस आपको जीएसटी में आ चुका है। ठीक है, तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया मिल गया कि 2017 के पहले का टैक्स का रिजीम क्या था और 2017 के बाद अब टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो आगे हम लोग बात करें तो ठीक है भाई, ये समझ गए कि जीएसटी कब आया। अब ये भी समझाइए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है कि नहीं है। तो जीएसटी परिषद बोलिए या जीएसटी काउंसिल बोलिए, जीएसटी काउंसिल के अनुसार वो हर व्यापारी जिसका साल का 40 लाख का टर्नओवर है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कुछ एक राज्य पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और भी कुछ कुछ राज्य है जो पहाड़ी एरिया में है, पहाड़ी राज्य है, उस सभी राज्य में इसी का जो लिमिट है वो 20 लाख है। यानी उस तरह के राज्य में वहाँ पर अगर एक साल में व्यापारी का 20 लाख का अगर सेल है, सेल टर्नओवर यहाँ पर सेल से ही संबंध रखता है जी, यानी सेल बोल लीजिए या टर्नओवर बोल लीजिए। ठीक है, तो उस राज्य का जो पहाड़ी एरिया वाला राज्य है वहाँ का अगर 20 लाख का साल का अगर सेल है तो वहाँ के व्यापारी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, वो ज़रूरी है। और ऐसे उस राज्य को छोड़ करके जो पहाड़ी एरिया में नहीं है, जैसे हम लोग का जी झारखंड बात कर लीजिए, दिल्ली बोल लीजिए, यानी कुछ एक राज्य को छोड़ करके ओवरऑल बात करें तो आपके पास 40 लाख का अगर साल का आप बेचते हैं, यानी आपका सेल है 40 लाख का साल में, टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना एकदम ज़रूरी है। अब ठीक है भाई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है तो जीएसटी का सिस्टम आगे बताएं। तो जीएसटी जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो आपके पास गवर्नमेंट 2 स्कीम लेकर के आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्कीम में। पहला स्कीम में क्या है, रेगुलर का स्कीम, और दूसरा स्कीम क्या बोलता है, कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम में सरकार ने ये दायरा बांध रखा है, यानी ये लिमिट है कि अगर किसी व्यापारी का 1.5 करोड़ का या 1.5 करोड़ से ऊपर का अगर एक साल में अगर कम से कम अगर सेल है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत खुद को रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो कंपोजिशन स्कीम में खुद को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं अगर उनका एक साल का 1.5 करोड़ के अंदर में सेल है, 1.5 करोड़ के ऊपर सेल है, तो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। वो हर हालत में उनको रेगुलर स्कीम में ही आना होगा। लेकिन जस्ट इसके उल्टा अगर हम बात करें, कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, 1.5 करोड़ से कम बिक्री करने वाले व्यापारियों के लिए सरकार के पास दोनों ऑप्शन है कि या तो वो खुद को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर ले या तो वो खुद को रेगुलर स्कीम में रजिस्टर कर ले। यानी 1.5 करोड़ से कम व्यापारी वाले के पास ये दोनों ही ऑप्शन है। रेगुलर में भी चाहे तो वो खुद को रजिस्टर कर सकता है या तो कंपोजिशन स्कीम में भी खुद को रजिस्टर कर सकता है। लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर वाले के पास दोनों ऑप्शन नहीं है, उसको हर हालत में रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है उसको भी समझते हैं। ठीक है भाई, ये 2 तरह का रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये हमको समझ आ गया जीएसटी में। अब दोनों तरह का रजिस्ट्रेशन का हम लोग फ़ायदा और नुकसान समझ लें। तो 1.5 करोड़ से कम वाला का मतलब क्या हो गया, यानी छोटा व्यापारी हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोनों का फ़ायदा और नुकसान। तो फ़ायदा और नुकसान के बारे में समझे तो पहला, रेगुलर स्कीम में जो व्यापारी खुद को रजिस्टर करते हैं वो किसी भी राज्य में माल बेच या खरीद सकते हैं। यानी उनके लिए खरीदने या बेचने का कोई लिमिटेशन नहीं है कि किस राज्य में ही वो बेचेंगे, वो किसी भी राज्य में बेच सकते हैं, किसी भी राज्य में खरीद सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाले में बात करें तो उसके पास एक दायरा है ट्रांजैक्शन करने का, यानी व्यापारी राज्य के अंदर में ही माल बेच सकते हैं।
वो जब भी सेल करेगा तो सेम स्टेट में ही सेल कर सकता है। हाँ, खरीद किसी भी स्टेट से हो सकता है, किसी भी राज्य से वो सामान खरीद के ला सकता है, लेकिन बेचने का अधिकार जो होगा वो उसको सेम उसी राज्य में होगा जिस राज्य में वो खुद को रजिस्टर करता है। जैसे अगर मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने एक कंपोजिशन स्कीम में खुद को रजिस्टर किया है और मैं झारखंड में हूँ और झारखंड में मैंने रजिस्ट्रेशन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो और मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड के अंदर में ही माल बेच सकता हूँ, बाहर नहीं। मैं खरीद कहीं से बेच सकता हूँ, लेकिन बेचने का जो मेरा दायरा है वो झारखंड के अंदर में ही होगा कंपोजिशन स्कीम के तहत। लेकिन अगर हम ठीक इसका अपोजिट बात करें, रेगुलर स्कीम में अगर हम खुद को रजिस्टर करते हैं तो हम कहीं भी बेच सकते हैं, भारत में या भारत के बाहर, और ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी खरीद के ला सकते हैं और कहीं भी बेच सकते हैं, देश में हो, विदेश में हो, राज्य में हो, किसी भी राज्य में। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में बेचने के लिए सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि उसी राज्य में वो बेच सकता है जिस राज्य में वो खुद को रजिस्टर किया है। ठीक, दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा नुकसान क्या है कि रेगुलर स्कीम में जो व्यापारी खुद को रजिस्टर करता है वो इनपुट टैक्स का बेनिफिट यानी आईटीसी का लाभ उसको मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले सकता है। लेकिन वही चीज़ कंपोजिशन स्कीम में अगर वो कोई व्यापारी खुद को रजिस्टर करता है तो उसको आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। आईटीसी का सिंपल सा शॉर्ट में अगर हम बात करें, हालांकि आगे हम इसको चर्चा करेंगे, सबसे अंत में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आईटीसी क्या है, लेकिन छोटा सा चीज़ बता देते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जो हम लोग सामान खरीद के लाते हैं, ठीक है, सपोज़ कि 1 लाख का मैंने सामान खरीद के लाया, और अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रेगुलर डीलर के तहत, है ना, कि 1 लाख का मैंने माल खरीद के लाया और उस पर 10,000 रुपये हमको टैक्स लगा, जीएसटी टैक्स। ठीक है, अगर मैं रेगुलर स्कीम में खुद को अगर मैंने रजिस्टर कर रखा है तो वो 10,000 रुपये जो मैंने सामान का टैक्स दे करके लाया है, वो 10,000 रुपये का बेनिफिट हमको गवर्नमेंट से वापस मिल जाएगा, यानी हम वो 10,000 रुपये वापस सरकार से ले सकते हैं। लेकिन अगर यही हम लोग कंपोजिशन स्कीम में अगर हम लोग रजिस्टर किए होंगे तो हम वो 10,000 रुपये का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, यानी हमको इनपुट टैक्स, जो टैक्स हम खरीदने के समय में पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो टैक्स कहलाता है हमारा इनपुट टैक्स। यानी वो पैसा हमको सरकार से 10,000 रुपया नहीं मिलेगा अगर हमने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर किया है। ठीक है, फ़ायदा नुकसान क्या होगा कि अगर कोई 100 रुपया का आइटम हमको टैक्स दे करके, अगर हम रेगुलर में हैं, रेगुलर का एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर 100 रुपया का आइटम 10 रुपया टैक्स दे करके अगर वो हम सामान अपने राज्य में बेचते हैं तो हम उस आइटम को कम से कम तो 100 रुपये में ज़रूर बेच सकते हैं, क्योंकि 10 रुपये तो हमको सरकार से वापस मिल जा रहा है, यानी हमको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है अगर हम 100 रुपये में बेचते हैं तो। लेकिन अगर वही चीज़ कंपोजिशन स्कीम वाले अगर हम खुद को रजिस्टर कर रखे हैं तो उसी 100 रुपये वाला सामान को 10 रुपये टैक्स दे करके, यानी 110 रुपया वो सामान हमने ख़रीद के लाया, तो हम सामान को 100 रुपये में बेचेंगे तो हमको 10 रुपया का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपया का टैक्स का बेनिफिट तो हमको गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, यानी आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। यही सिनारियो कहलाता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ रेगुलर वाला ले पाएगा और कंपोजिशन वाला नहीं ले पाएगा। ठीक है, तीसरा जो होता है वो है कि अगर हम रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं तो टैक्स इनवॉइस अपने सेल के बिल में हेड में सबसे ऊपर में टैक्स इनवॉइस लिख करके देंगे, ये नियम है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम वाला अगर डीलर अगर खुद को रजिस्टर जिसमें किया है वो अपने सेल के बिल में मस्ट होता है उसको हेडिंग बिल ऑफ सप्लाई लिखने का, बिल ऑफ सप्लाई लिख कर कहीं देना, वो अपने बिल में टैक्स इनवॉइस लिख करके नहीं दे सकता है। हाँ, रेगुलर वाला ज़रूर दे सकता है, लेकिन कंपोजिशन वाला एनी हाउ अपने हर सेल बिल में बिल ऑफ सप्लाई ही लिख करके देना होता है। अगर कंपोजिशन स्कीम वाला डीलर अगर अपने सेल इनवॉइस में टैक्स इनवॉइस लिख करके अगर कोई बिल देता है तो उस पर जीएसटी के तहत आगे कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, ये बात की बात है कि क्या कार्रवाई होगा या नहीं होगा, लेकिन ये नियम नहीं है। नियम यही है कि बिल ऑफ सप्लाई ही लिख करके देना होगा। पांचवा क्या अंतर है कि अगर कोई व्यापारी रेगुलर स्कीम में रजिस्टर किया है तो उसको सेल टैक्स रिटर्न में मंथली यानी हर महीना
GSTR 1 और GSTR 3B, ये दो अलग अलग फॉर्म है और साल में एक रिटर्न GSTR 9 भी भरना होता है। यानी अगर हम लोग उस तरीके से देखेंगे तो हम आगे बात करेंगे कि GSTR 1 क्या है, GSTR 3B क्या है, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि रिटर्न कितना भरना होता है रेगुलर स्कीम वाले को। तो रेगुलर स्कीम वाले में कम से कम, ऐसे तो और भी फॉर्म है लेकिन हम वो फॉर्म का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ में है। यानी रेशियो वाइज बात करें तो 70 और 100 या 80-100 बोल लीजिए कि 80% लोगों का यही रिटर्न फॉर्म होता है जो व्यापारी रजिस्ट्रेशन रेगुलर डीलर में कर रखे हैं। पहला GSTR 1 और दूसरा GSTR 3B, हर महीना ये भरना होता है। और तीसरा एक GSTR 9 जो साल में एक बार भरना होता है। अगर हर महीना 2 फॉर्म मतलब 12 महीना में 12 दूनी 24 फॉर्म और एक फॉर्म GSTR 9, यानी टोटल 25 रिटर्न डालना होता है रेगुलर स्कीम में जो व्यापारी रजिस्टर्ड है। और इसी में राहत मिलता है किसमें, कंपोजिशन स्कीम वाले को, छोटे व्यापारी लोगों को। जो व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर रखे हैं उनको साल में टोटल 5 ही रिटर्न भरना होता है और हर महीना नहीं भरना होता है, 3 महीना में एक बार क्वार्टरली भरना होता है। एक उसके 3 महीना वाला फॉर्म का नाम है CMP 08 और साल में जो भरना होता है उसको GSTR 4 बोलते हैं। ये 2 फॉर्म ही, यानी टोटल एक साल में उसको 5 रिटर्न डालना पड़ता है। लेकिन रेगुलर में जो व्यापारी रजिस्टर करते हैं उसको कम से कम 25, हालांकि उसके आगे और भी है लेकिन ये मिनिमम है कि कम से कम उसको 25 फॉर्म भरना है। यानी कंपोजिशन स्कीम में जो व्यापारी रजिस्टर है उसका रिटर्न का झंझट कम है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं GST के कितने प्रकार होता है। तो भारत में 4 प्रकार के GST होते हैं। पहला CGST। CGST का मतलब वो टैक्स जो हिस्सा केंद्र का होता है। C का मतलब यहाँ सेंट्रल हो गया। दूसरा है SGST। SGST का मतलब राज्य के हिस्से का टैक्स, यानी S मतलब स्टेट। और UGST कहिए या UTGST कहिए। तीसरा जो हो गया केंद्र प्रशासित प्रदेश के हिस्से का टैक्स। ऐसा राज्य जो यूनियन टेरेटरी में होगा वहाँ पर SGST नहीं लगता है, उस जगह पर इसी को रिप्लेस करके UTGST लगता है। ठीक है, यानी वहाँ पर UTGST लग जाता है। स्टेट तो वो है नहीं जो SGST लगेगा, वहाँ पर क्या लगेगा, यूनियन टेरेटरी GST, केंद्र शासित प्रदेश के लिए ही केवल और केवल ये यूज़ होता है। ठीक है, और चौथा क्या है IGST। IGST में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्से का एक इकट्ठा टैक्स होता है। ठीक है, यानी इसमें वो भी टैक्स होता है जो राज्य का है और इसमें वो भी टैक्स होता है जो केंद्र का है। ठीक है, तो SGST मतलब स्टेट GST, CGST मतलब सेंट्रल GST, UTGST मतलब यूनियन टेरेटरी GST और IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST। ये इसका फुल फॉर्म नाम है। ठीक है, अब क्या है, ये मैंने एरो से इसलिए दिखाया क्योंकि ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। ठीक है, ये SGST और CGST की जगह पर CGST ने SGST के जगह पर UTGST हो जाता है उस स्टेट में जो यूनियन टेरेटरी स्टेट है। ये बॉक्स में मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि जब आप सेम स्टेट में लेन देन करते हैं तब आपको कम से कम ये दोनों टैक्स दिखाना होता है, और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेन देन करते हैं तब आपको IGST टैक्स दिखाना होता है। जैसे कब कौन कौन सा GST कहाँ लगता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसको 2 भागों में बांट करके हम लोग देखते हैं। एक तो है कि इंट्रा स्टेट और दूसरा इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट को मतलब हो गया राज्य के अंदर। अगर हम लोग सेम राज्य में सेल या बिक्री, यानी सेम स्टेट में अगर हम सेल या परचेस करते हैं तो गुड्स या सर्विस का जो भी वैल्यू होगा उस पर 2 टैक्स लगता है, एक SGST और CGST। एग्जाम्पल के लिए कि एक आइटम है टीवी जिसका कीमत है 20,000 रुपया और गवर्नमेंट उस पर 18% GST लेती है, तो उस 18% GST को 2 भाग में बांट देते हैं। 9% चला गया SGST यानी स्टेट के पास और 9% चला गया सेंट्रल के पास यानी CGST। ये 2 भागों में टैक्स को हम लोग सेम स्टेट के अंदर में सेल और परचेस के ट्रांजैक्शन में दिखाते हैं। लेकिन अगर हम लोग राज्य के बाहर यानी
इंटर स्टेट में अगर हम लोग सेल परचेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, गुड्स या सर्विस का वैल्यू पर जितना होगा उसमें हम लोग ये अलग अलग ना दिखा करके एक खट्टा दिखाते हैं IGST। टैक्स उतना ही लगेगा 18%, लेकिन हम लोग उसको IGST के नाम से दिखाते हैं। इसमें भी दोनों का हिस्सा होता है, आधा ही आधा होता है, लेकिन इसको दिखाया IGST के माध्यम से इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि ट्रांजैक्शन को फिल्टर किया जा सके, कितना टैक्स बाहर का है, सॉरी कितना ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बाहर से हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य में, और कितना ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सेम राज्य में हुआ है। बाकी GST देखेंगे तो 28% है, GST एक ही है लेकिन उसको दिखाया कुछ इस तरीके से जाता है। GST 18% है तो वही है, उसको बांट करके दिखाने का सिस्टम जो है वो राज्य और बाहर राज्य के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हम लोग ट्रांजैक्शन किस स्टेट में कर रहे हैं, सेम स्टेट में या आउट ऑफ स्टेट में, यानी उस अपने स्टेट से बाहर में। यहाँ स्टार मार्क के साथ मैंने यूनियन टेरेटरी का भी नाम लिया है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। इसके पहले वाले में अभी जस्ट मैंने समझाया था कि वैसा स्टेट जो यूनियन टेरेटरी है, ठीक है, उस जगह पर हम लोग उस SGST की जगह UTGST हम लोग लगाएंगे, बाकी यही रहेगा। अगर हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही बेचते हैं या दिल्ली में ही खरीदते हैं तो हम लोग को SGST की जगह UTGST और CGST लगेगा। और हम दिल्ली में हैं और झारखंड में बेचते या खरीदते हैं तो हम लोग को गुड्स के वैल्यू पर ये दोनों टैक्स ना लग करके IGST टैक्स लगेगा। ठीक है, आगे। अब GST में ये भी एक नाम होता है HSN और SSC। ये भी एक नाम जो है हम लोग को हर जगह जो है मिलता है। काम करने के समय में ये HSN और SSC बार बार आएगा और GST नियम के तहत अपने व्यापारी को अपने हर बिल में HSN नंबर और SAC कोड, HSN नंबर और SAC कोड बताना पड़ता है। HSN किसके लिए यूज़ होता है, गुड्स के लिए, और SAC किसके लिए होता है, वो है सर्विस के लिए। जब हम कोई गुड्स खरीदे या बेचेंगे तो वहाँ पर HSN नंबर देना होता है, और जब हम लोग सर्विस खरीदेंगे या बेचेंगे तो वहाँ पर ये SAC कोड देना होता है। तो अगर हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, अब GST के अंतर्गत क्या होता है ये दोनों। GST के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं को एक निश्चित कोड से वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण का मतलब क्या, क्लासिफाई, यानी बांटा गया है। ऐसे समझ लीजिए कि जितना भी प्रोडक्ट है जो GST में रजिस्टर्ड है या जितना भी सर्विसेज है जो GST में रजिस्टर्ड है, उसको गवर्नमेंट एक नंबर से, कोड से, एक कोड के अनुसार उसको बांट दिया गया है। कि सपोज़ एक आइटम है टीवी, उस टीवी का HSN कोड है 1 2 3 4 5। वो HSN कोड हो गया यूनिवर्सल कोड बेसिकली, जो उस कोड से सरकार ये समझती है कि वो सामान है क्या। जैसे 1 2 3 4 5 है तो इस 1 2 3 4 5 का मतलब सामान समझ जाती है कि गवर्नमेंट की वो टीवी है, और गवर्नमेंट ये चेक करती है कि 1 2 3 4 5 में हमने जितना टैक्स रेट बताया था उसके हिसाब से उसको टैक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, गुड्स में। उसी तरीके से सर्विस में भी कोड होता है, यानी जब कोई आप सर्विसेज लेते हैं, जैसा मैंने पीछे के में एग्जांपल लिया था, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कुरियर सर्विस, रिपेयरिंग सर्विस, किसी भी तरह का सर्विस जब आप लेते हैं तो उसमें ये चेक करती है कि हमने जो कोड दिया था, कोड से ये पता चलता है उसमें कि किस तरह का सर्विसेज आप ले रहे हैं और उस पर जितना टैक्स गवर्नमेंट ने बताया था उतना टैक्स उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी GST टर्म से ये दोनों ही ज़रूरी है कि HSN और SSC आपके इनवॉइस में, यानी आपके बिल में वो मेंशन रहना चाहिए, और ये ज़रूरी है GST के टर्म से। ठीक है, तो अगला उसके बाद, ठीक है, तो हमने पीछे चर्चा किए थे कि रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर दो तरीके से GST का रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो लोग रेगुलर डीलर में खुद को रजिस्टर कर रखे हैं उसको कम से कम GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 9, ये 3 तरीके का फॉर्म कम से कम भरना होता है। तो GSTR 1 फॉर्म क्या होता है, GSTR 1 फॉर्म जो होता है उसमें समरी ऑफ आउटवर्ड या सेल जो हर महीने का अगले महीने में 11 तारीख तक भर देना होता है, यानी 11th में। यानी GSTR 1 में हम लोग को पूरे महीने का सेल्स का रिकॉर्ड को देना होता है, एक समरी देना होता है कि हम लोगों ने कितना सेल किया, किस किस को किया, उसका बिल नंबर क्या था, उसका टैक्स अमाउंट क्या था, उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या था, वो सब डिटेल हम लोग को सिर्फ सेल, नॉट परचेज, सिर्फ सेल GSTR 1 के तहत हमको वो भर के देना होता है
अगले महीने की 11 तारीख तक। जैसे अभी जून चल रहा है, जून महीना का हमको टोटल का टोटल सेल कब तक भर देना है, अगले महीना का जुलाई का 11 तारीख तक, ठीक है। उसी तरीके से GSTR 3B फॉर्म क्या होता है, GSTR 3B में कॉन्सोलेटेड समरी रिटर्न ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड का यहाँ पर इनवर्ड का मतलब हो गया परचेज और आउटवर्ड का मतलब हो गया सेल। यहाँ टोटल हम लोग को GSTR 3B में अपना सेल और परचेज दोनों का विवरण हम लोग को अगले महीना का 20 तारीख तक भर देना होता है। किस फॉर्म में, GSTR 3B में, है ना, GSTR 3B में भर देना होता है। उसी तरीके से GSTR 9 जो है वो हम लोग को एनुअल रिटर्न यानी साल में एक रिटर्न GSTR 9 भी भराता है, जिसमें सेल परचेज सब होता है, ठीक है, सालाना रिटर्न इसको बोलते हैं। उसी तरीके से कंपोजिशन डीलर वाला के लिए CMP 08 क्वार्टरली होता है, जो हर महीने की हर 3 महीना पे 18 नेक्स्ट मंथ के 18 तारीख तक भर देना होता है। मैंने स्टार मार्क 18 इसलिए किया है क्योंकि ये डेट बदलता रहता है, सरकार समय समय पर बढ़ाते घटाते रहती है, इसलिए इस डेट को नहीं पकड़े, ये माने कि क्वार्टरली ये हम लोग को CMP 8 भरना होता है अगर हम कंपोजिशन डीलर में हैं, और GSTR 4 हमको साल में एक रिटर्न एनुअल रिटर्न भी भरना होता है अगर हम कंपोजिशन डीलर में हैं। उसके बाद क्या, GST का टैक्स स्लैब क्या है और कितना है। GST का टैक्स स्लैब अगर हम लोग बात करें तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 5 तरह का ही GST का टैक्स स्लैब है जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट और सर्विस पे निर्धारित किया है। इसके अलावा कोई भी टैक्स स्लैब नहीं है, ठीक है। आगे अंत में GST पेबल के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो ऐसा है कि इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे कि इनपुट क्या होता है, ITC क्या होता है, जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसको एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि सरकार को हमको GST लेना या देना कैसे होता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक मैन्युफैक्चरर है और ये एक डीलर है। डीलर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा यानी डीलर ने सेल किया, ये तो इसका सेल है। बिल नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, ये अलग अलग बिल नंबर है, अलग अलग डेट का हो सकता है। उसमें एक बिल में 100 क्वांटिटी दिया है, 1 लाख का है प्रोडक्ट, दूसरा बिल में 7 है, 50 क्वांटिटी है, अमाउंट 50,000 रुपया, 9,000 रुपये GST है। इस तरीके से टोटल 5 बिल है, 25 क्वांटिटी है, अमाउंट 2,25,000 रुपया है और उस पर GST कितना लगा है, 40,500 रुपया। ये मैन्युफैक्चरर ने इस डीलर को बेचा है इतना, यानी ये डीलर इससे ख़रीदा है, वही चीज़ है यहाँ पे कि ये ख़रीदा है उससे। टोटल जो ख़रीदा है उस पे वो डीलर मैन्युफैक्चरर को कितना GST दे चुका है, 40,500। अब जो ये मैन्युफैक्चरर जो 40,500 रुपये जो GST लिया है डीलर से, वो अपने पास तो नहीं रखेगा, ये तो सरकार का पैसा है, इसका लाइबिलिटी है। ये 40,500 रुपया ये भर देता है सरकार को, किसके बिहाफ में, GST डीलर के बिहाफ में। चलो ठीक है, ये भरा गया। अब यही डीलर जब माल बेचना शुरू करता है तो एग्ज़ाम्पल के लिए बिल नंबर 1 में उन्होंने 80 पीस बेचा, 15,840 रुपये GST लिया। 2 नंबर ये बेच रहा है, किसी को भी बेच रहा होगा, एक्स पार्टी को किसी को भी बेच रहा है। इस तरीके से वो 4 बिल बेचता है और वो उस पार्टी से 42,570 रुपये लेता है। जिस तरीके से ये टैक्स 40,500 रुपया दे चुका था, उसी तरीके से ये 42,570 बेचने के समय में इसने भी लिया है अपने एक्स पार्टी से, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये डीलर अपना महीना का रिटर्न फाइल करता है अगले महीना का 20 तारीख तक, जिसको हम लोग GSTR 3 भी बात कर रहे हैं, कि जब वो भरता है तो ये दोनों का डिटेल जब 3B में भरता है तो ये सरकार को ये बताता है कि साहब हमने ये चीज़ परचेज़ किया है और उस पर 40,500 हमने टैक्स ऑलरेडी दे रखा है। इस टैक्स को हम लोग इनपुट टैक्स कहते हैं। और आउटपुट टैक्स में क्या कि साहब हमने ये चीज़ बेचा है और उस पर 42,570 रुपये हमने टैक्स लिया है। ये दोनों डिटेल GSTR 3B में ये डीलर भर के देता है। जब दोनों डिटेल हम भरते हैं तो सरकार कहती है कि ठीक है, आप 40,500 रुपया दे चुके हैं और 42,570 रुपया
आपका आपने लिया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2070 रुपया ही हम लोग क्या करेंगे, सरकार को देंगे। भाई ये जीएसटी किसका पैसा है, सरकार का है, मेरा पैसा तो है नहीं। तो सरकार के पैसा में ही हम बताएंगे ना कि 40,500 हम पहले दे चुके हैं और 42,570 हम जो और लिए हैं, वो चीज़ 40,500 घटाने के बाद और आपका 2,070 रुपया देना निकलता है, वो हम आपको दे देते हैं। यानी सरकार का पूरा पैसा सरकार तक पहुंच गया, यही कहलाता है जीएसटी पेबल, यानी इतना उसको पे करना है। और ये जो 40,500 का ये जो बेनिफिट ले लिया ये डीलर, यही 40,500 इसके लिए क्या कहलाता है, आईटीसी का बेनिफिट लेना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना, ये डीलर के लिए कहलाता है। ठीक है, आशा है कि आप लोग अब जीएसटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को जीएसटी का हम लोग ट्रांजेक्शन करना शुरू करेंगे, जैसे कि परचेज़ हो गया, रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, सेल हो गया, हर एक ट्रांजेक्शन अब हम लोग टैली में आगे प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए कि अभी तक जो आप लोगों ने देखा, इसके पहले का जितना भी क्लास का मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा, वो समझ लीजिए कि जस्ट एक टेलर था टैली का। ठीक है, पिक्चर अब शुरू हुआ है, अब आप लोगों को सीरियसली पढ़ना है, समझना है। ठीक है, उसके पहले का क्लास में मैंने जितना भी वीडियो आप लोगों को बताया, उसमें क्या था कि एक मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को शेयर कर रहा था कि टैली क्या है, उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, टैली में काम करने का एक मेथड क्या होगा, और उसमें एक छोटा सा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया कि जब आप एक टैली सॉफ्टवेयर में काम करना शुरू करेंगे तो एक बेसिक अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम को शुरू करना है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को ध्यान में रखते हुए में ही ये सारा वीडियो, एक एक वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अब के प्रैक्टिकल एंट्री में जब मैं पढ़ाऊँगा, जब मैं दिखाऊँगा और समझाऊँगा, वो हर वीडियो आपको हेल्प करेगा आगे के ट्रांजेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।